नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों को उनकी निजी संपत्ति से जबरन वंचित करना मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कानून से चलने वाली किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों से उनकी संपत्ति नहीं छीन सकता। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने फैसला सुनाते समय कहा कि कानून से संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते वो संवैधानिक सीमा से परे नहीं जा सकती। अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो महिला को 8 सप्ताह के भीतर मुआवजा दे और सभी कानूनी लाभ जिनकी जमीन सन 1967-68 में सड़क निर्माण के लिए सरकार ने ले ली थी। समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में असल में कि सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, और जब मामला ये 60 और 70 के दशक में था उस वक्त के क्या जो भूमि के अधिग्रहण के कानून थे उनका पालन इस सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। और मौजूदा कानून क्या कहता है और आर्टिकल 300A क्या अधिकार देता है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शंकर अग्रवाल साहब हैं, पूर्व सचिव अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ हुकुम सिंह मीणा साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सत्य आपसे करना चाहूँगा इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत करते हुए कि किस तरीके से अगर इस फैसले को देखा जाए, क्या ये जो 70-60 के दशक में जो कानून था उन कानूनों में इस तरह के प्रावधान नहीं थे, या उस किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिमाचल सरकार ने उस वक्त पालन नहीं किया जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की बातें कहनी पड़ी? देखिए, विद्या देवी नाम की महिला हैं, 80 साल की महिला हैं और निरक्षर हैं, विधवा हैं, और इनकी ज़मीन जैसा कि आपने बताया 1967-68 में ऐसे ही ले ली गई थी, उस पर सड़क बना दी गई थी। 3.34 हेक्टेयर ज़मीन थी और उनको पता भी नहीं था कि उनकी ज़मीन इस तरह से चली गई है। उनको पता तब चला जब बाद में 2004 में कोई और आदमी हाईकोर्ट गया था और उस हाईकोर्ट में वो आदमी केस जीत के आया। उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया कि भाई हमें भी मिलना चाहिए पैसा, क्योंकि हमारी भी ज़मीन चली गई है, और हाईकोर्ट ने उनको मना कर दिया। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि देखिए, आप चाहे तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पे ये फैसला आया है। ये फैसला वैसे सरसरी तौर पे देखने में बड़ा साधारण लगता है, क्योंकि जो उस वक्त कानून था 1894 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था वो था, और अभी 2013 में जो कानून बना है ये है। उस कानून का जो 1894 वाला कानून है उसका बिल्कुल पालन नहीं किया गया। उसमें हालांकि वो बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता है जो लैंड ओनर्स हैं, लेकिन ये था कि आपको भूमि अधिग्रहण के लिए आपकी ज़मीन अगर चिन्हित की गई है तो आपको नोटिस दिया जाएगा, उसमें एक सुनवाई का भी प्रावधान है, और उसके बाद आपका अधिग्रहण होगा, उसके लिए आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। वो कंपनसेशन सर्कल रेट के हिसाब से होता था, जो कि बहुत कम होता था, लेकिन इस में कुछ भी नहीं किया गया। तो इस मायने में ये साधारण लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी आपको नहीं मिला इसलिए मिलना चाहिए, लेकिन कई मायने में ये फैसला अहम है। उसकी वजह यह है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इंडिया में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(f) में था, और आर्टिकल 31 के साथ इसको पढ़ा जाता था, जिसमें आर्टिकल 31 ये कहता है कि आपको बगैर किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के आपकी ज़मीन या जायदाद नहीं ली जाएगी। लेकिन ये दोनों प्रावधान 1978 में 44वें संशोधन से ख़त्म कर दिया गया। उसके जगह पर आर्टिकल 300(A) ये प्रावधान आया है, जिसमें यह है कि किसी की भी जायदाद बग़ैर किसी कानून के अथॉरिटी को ऑथराइजेशन के नहीं लिया जा सकता है। अब यहाँ ये फैसला अहम क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि स्टेट इस तरह से नहीं कर सकता है या वेलफेयर स्टेट नहीं कर सकता है, रूल ऑफ लॉ, ये सब। जो अहम चीज़ है वो ये है कि कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस की बात की है। सिर्फ आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ, पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली में कोई कानून बन गया है जिसके तहत आपको ऑथराइज़ किया गया है कि आप ये ज़मीन किसी की आप अधिग्रहित कर सकते हैं एज ए स्टेट, ये काफ़ी नहीं है। और ये फैसला इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस है, ये एक्सप्रेशन
जो संविधान निर्माताओं ने, अगर आप जो संविधान के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि आर्टिकल 21 के लिए भी ड्यू प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट को संविधान निर्माताओं ने एक तरह से किनारे कर दिया था, क्योंकि ड्यू प्रोसेस बहुत वाइड एक्सप्रेशन है। ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि जो आप कानून बना रहे हैं या जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, इट हैज़ टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, और वो उन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने आर्टिकल 21 में भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रखा हुआ था। यहाँ पे ये अहम इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप जब किसी की जायदाद लेते हैं तो आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ तो चाहिए ही, ताकि कोई कानून होगा जो स्टेट को ऑथराइज करेगा, साथ में वो जो प्रोसेस होगा वो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। इसका मतलब है इसका कि वो प्रोसेस फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। इस मायने में ये फैसला इम्पोर्टेंट। एक छोटी सी मैं क्लैरिफिकेशन और चाहूँगा, इसका मैं चाहूँगा दूसरे मेहमानों के पास। जो मौजूदा कानून हमारे पास है, जिसे 2013 के बाद कुछ अमेंडमेंट के साथ लागू किया गया, क्या इस फैसले का असर वहाँ पर जो एक्विजिशन के रूल्स हैं या जो प्रोसेस है वहाँ पर भी आप पढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, ये इस जो अभी का जो फैसला है और जो कानून है, आपको इससे पहले कि मैं सीधे तौर पे इसमें एक दो चीज़ समझिए। जो 1894 का कानून था वो एक तरह से जो उसकी पृष्ठभूमि वो अंग्रेज़ों के समय की बना हुआ कानून था, तो उसमें हमारा आपका कोई ध्यान नहीं रखा गया था। स्टेट का जो एमिनेंट डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है कि सॉवरेन स्टेट जो है वो संपत्ति का सबसे बड़ा एक तरह से जमींदारों का जमींदार है, वो चाहे तो पब्लिक पर्पस के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में वो एक्वायर कर सकता है। अब जो वो कानून लगातार चलता आ रहा था, लेकिन 50 के दशक में जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो लैंड रिफॉर्म्स लॉज के लिए जब भी हम किसी की ज़मीन जमींदार की ले रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ये आ रही थी कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जा रहा था कि ये हमारा राइट टू, ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसलिए आप नहीं ले सकते। और चूंकि सरकार को दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, 9th शेड्यूल क्रिएट किया। फर्स्ट अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल क्रिएट हुआ, और 9th शेड्यूल जब क्रिएट हुआ तो 9th शेड्यूल में जो भी लैंड रिफॉर्म्स लॉज डाल दिए गए, उनकी जो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो ये पहले क्रिएट किया गया, लेकिन ये एक टसल पार्लियामेंट में और जुडिशरी में राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर चली है, और लंबा टसल है। उसमें जो फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर का जो थी कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती में 1973 में, वहाँ तक गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि 44th अमेंडमेंट जब आया, जिसमें कि उसको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद चीज़ें आसान हो गई। अभी का जो कानून है उसमें आप देखिए, ये बहुत विचित्र स्थिति है। 50 के दशक में ये हुआ कि सरकार जमींदारों की ज़मीन लेके गरीबों को दे रही थी, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, जब राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसके बाद ये हुआ गरीबों की ज़मीन लेके कॉर्पोरेट्स को दे रही है सरकार कि आप इंडस्ट्री लगाई। तो ये जो स्थिति है अभी 2013 के बाद की जो स्थिति है, वो ज़्यादातर पे वो किसानों के फेवर में है, और कॉर्पोरेट्स को लैंड एक्वायर करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि आगे हमारे साथ कई गेस्ट हैं जो कि इस फील्ड के बेहतर एक्सपर्ट हैं। मैं इसीलिए हुकुम सिंह जी के पास जाना चाह रहा था कि असल में जो ये फैसला है हुकुम सिंह जी, सीधे तौर पर अगर ना भी कहें तो जो हमारे पास मौजूदा कानून है लैंड एक्विजिशन को लेकर, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि आंदोलन हुए, मांगे हुई, लंबी चर्चाएँ संसद के अंदर हुई, उसके बाद ये सामने आया। किस तरीके से आप देखते हैं अगर उसकी तकलीफ़ों को समझें, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री एक जो पक्ष वो कहता है कि नए कानून के बाद बहुत मुश्किल है किसी भी जगह में लैंड एक्वायर करना और वहाँ पर इंडस्ट्री को लगाना। देखिए, मैं आपको उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा जो सत्यप्रकाश जी ने कहा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि पहले वाला जो कानून बना था वो प्री इंडिपेंडेंस का था, और उसमें दैट वाज गवर्नमेंट सेंट्रिक, गवर्नमेंट की तरफ फोकस था कि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि डेवलपमेंट के लिए ज़मीन चाहिए, क्विक चाहिए, जल्दीबाजी में चाहिए। मुआवजा एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, अवार्ड वगैरह को। तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कसिव पावर अथॉरिटीज़ को, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार हो, दिए गए थे, जहाँ पर कि आप बिना मुआवजा के भी, जैसे 7-17 इमरजेंसी के क्लॉजेज में बिना मुआवजा के कुछ मुआवजा दे करके ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। ये केस भी उसी परिभाषा या उसी कैटेगरी में, श्रेणी में आता है, और उसमें ज़मीन ले ली गई थी। बहुत सारे हम लोगों ने अभी डाटा कलेक्ट किए हैं मंत्रालय लेवल पर, विभाग लेवल पर,
जिसमें ये पता चला है कि लगभग मोर देन 70% 75% ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हैं। कई जगह पर लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण की गई, उनको ज़मीन का पता भी नहीं है कि उनकी ज़मीन चली गई है। उसका कारण ये भी रहता था कि उस समय ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और फोकस नहीं था लोगों का। ज़मीनें काफ़ी थी, पर पर्सन होल्डिंग ज़्यादा थी। अब ज़मीन की वैल्यू बढ़ी है, ज़मीन पे प्रेशर ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। अब आदमी सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू कॉन्शियस ज़्यादा है, उसको सारी चीज़ें पता है। तो जब नया कानून, एक डिमांड हुई अभी हाल ही के दिनों में कि भाई इस कानून को जो गवर्नमेंट सेंट्रिक था, गवर्नमेंट की तरफ झुकाव था, गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने वाला था, उसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जाए और इसमें जो किसानों की ज़मीन जाती हैं, जो कि लाइवलीहुड उनकी उन पर निर्भर है, उसको थोड़ा सा चेंज करके उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो नया कानून बनाया गया, आपने पता होगा कि मीडिया के थ्रू कि ये बहुत एक लंबी रिग्रेस एक्सरसाइज के बाद हुआ है। 2003-04 में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, 7-8 में काफ़ी इंटेंसिव कंसल्टेशन हुआ स्टेक होल्डर्स से, स्टेटों से, सभी लोगों से, और इसमें 5-6 मेन चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स चेंज किए गए जो पहले एक्ट से डिफरेंट है। पहला तो ये कि पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी। पहले ये था कि मैं आपको बता दूंगा किसान को कि आपका पर एकड़ ज़मीन का कीमत मुआवजा जो है 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, आप लीजिए एंड गेट आउट फ्रॉम द लैंड। आपको कहीं पर भी पूरे एक्ट में एक्सेप्ट सेक्शन 5, 1894 की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 5 में केवल इतना सा चैलेंज कर सकते थे आप प्रोसेस को कि साहब जो आपने लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन निकाला है वो ठीक नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है उस ज़मीन की, आपका ये जो लैंड एक्विजिशन का जो नोटिफिकेशन है वही गलत है। उसके बाद इंडिविजुअल किसान स्पेसिफिक उसको कोई अधिकार नहीं था उसको चैलेंज करने का कि आपने जो मेरा मुआवजा तय किया है वो ठीक किया है, आपने मेरा स्वामित्व में तय किया है वो ठीक है, आपने जो प्रक्रिया अपनाई है मेरे मुआवजा तय करने की और मुझे रिहेबिलिटेट करने की वो है ठीक है कि नहीं है, इसका कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया था ग्रीवांसेस का। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो ये था कि पहले वाले एक्ट में ये कहीं पर भी प्रावधान नहीं था। मुआवजा का प्रावधान तो सेक्शन 11 से 13 तक था, लेकिन उसके रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट का पैकेज क्या होगा, किस तरह उसको पुनर्वासित करेंगे यदि उसका घर जाता है, यदि वो डिस्प्लेस होता है, तो वो एक पॉलिसी के थ्रू था और पॉलिसी का इन्फोर्समेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, नियम शर्तें ओपन नहीं थी। हाँ। अब ये नए एक्ट में ये क्या कैलकुलेशन है आपकी, कैलकुलेशन होने के बाद में आपको पूरा वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, इवन एक एक छोटी छोटी गणना, और उस आदमी को जो किसान है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जो प्रभावित है उस भूमि अधिग्रहण से, उसको वो देनी पड़ेगी और उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके 4-5 लेयर जो है उसके ग्रीवांसेस के डिसल के बनाए हुए हैं, जो अथॉरिटी है प्रोजेक्ट लेवल पर, फिर कमिश्नर है, फिर एक अथॉरिटी इंडिपेंडेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो है वो हेड करेगा, उसको एक टाइमलाइन भी है। पहले 20-20 साल लग जाते थे, लोग ये भी डरते थे, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को 25-26 साल से डील कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली मैं इसी विभाग में रहा हूँ हमेशा, स्टेट में भी, कलेक्टर भी और यहाँ भी। तो लोग इसलिए डरते थे कि एक बार सेक्शन 31 में या 18 में पहले रेफर हो गया रेट को या स्वामित्व को लेकर के, तो वो जानते थे कि मेरी अपनी में और अगली पीढ़ी में नहीं मिलने वाला है। उसका कोई टाइमलाइन नहीं था। दैट वाज ए सिंपल लैंड डिस्प्यूट टाइप, चलता रहता था सिविल केस, सिविल कोर्ट में, सिविल केसेज की तरह। अभी है कि हर चीज़ का टाइम लाइन है, 6 मंथ, 3 मंथ्स, यानी 1 साल मैक्सिमम पीरियड में उसकी सारी समय सीमा के साथ हाँ, समस्या होना। लेकिन एक चीज़ जो है, मैं शंकर साहब आपसे, क्योंकि आप अर्बन डेवलपमेंट में रहे हैं, नए लैंड नियम के बाद सरकार के लिए कहा जा रहा है कि लैंड एक्वायर करना तो आसान है, क्योंकि जो कैटेगरी 5 से 6, मैं अगर गलत नहीं, 6 कैटेगरी जिसमें सरकार को ज़रूरत है वो ले सकती है, लेकिन जो निजी क्षेत्र है वो नाराज़ है कि जो नियम शर्तें लगाई गई हैं उसके बाद हमारे लिए असंभव सा हो गया है। क्या वाकई ये सच है ऐसा? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब से अमेंडेड एक्ट आया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये बहुत मुश्किल हो गया है कि हम कोई भी लैंड को एक्वायर कर सकें, चाहे वो निजी क्षेत्र के लिए हो चाहे गवर्नमेंट के लिए हो। कोई स्पेशल एक्ट हो सकते हैं जो अलग अलग दरों पे है, जैसे NHAI का एक अलग से स्पेशल एक्ट है, उसमें आप एक्वायर कर सकते हो, थोड़ा जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम स्विंग्स में चलते हैं, पहले एक एक्सट्रीम पे थे, कभी दूसरे एक्सट्रीम पे थे। जो 1894 के एक्ट की बात आपने की,
बुरा एक्ट नहीं है। मैंने पता नहीं कितना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड मैंने एक्वायर किए अंडर दैट एक्ट। लेकिन उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो भी लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटीज़ होंगी, चाहे कलेक्टर है या जो भी है, वो एक रीजनेबल, जैसे अभी आपने कहा, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बहुत एरोगेंट हो गए और हमने कहा कि फौरी तौर पे कि अच्छा ये लैंड एक्वायर करना है, हमने एक सेक्शन 717 लगा, इमरजेंसी क्लॉज लगाया और लैंड को एक्वायर कर लिया। खुद मुझे लगता है व्हेन आई लुक बैक कि बहुत सारे लैंड को एक्वायर किया विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। सेकेंडली क्या होता था कि लोगों को कंपनसेशन, उसमें लिखा है मार्केट वैल्यू, गलत नहीं था, मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू। लेकिन ये देखा गया एक तो मार्केट वैल्यू को डिटरमिन कैसे करें, तो कलेक्टर बहुत सिंपल और बड़ा एक टेक्निकल एक व्यू ले लेते कि जो भी आपका सर्किल रेट है उसी को उन्होंने मार्केट। इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, कई जगहों से मेरे पास सवाल है कि मार्केट रेट क्या है। एब्सोल्युटली, मैं आता हूँ उस पर। फिर बाद में एक ये डेफिनेशन भी आई थी कि मार्केट रेट का मतलब कि लास्ट जो भी कोई रजिस्ट्री हुई है उस एरिया के आसपास उसको ले लिया जाए। लेकिन ये सारे के सारे बड़े रूडिमेंट्री और बड़ा कैजुअल काइंड ऑफ वर्क था। हम लोग को बहुत अच्छे ढंग से, एक ट्रांसपेरेंट ढंग से ये डिटरमिन करना चाहिए था कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप फोर्सिबली किसी की लैंड लेते हैं तो केवल मार्केट वैल्यू ही नहीं मिलनी चाहिए, उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मान लीजिए दुगना मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लैंड दोबारा खरीद सके, और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से और बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है लैंड से, उसकी एवज में भी उसको कुछ पैसा मिलना चाहिए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम इतना ज़्यादा उसका कंपनसेशन बढ़ा दें कि जितने भी पर्पजेज हैं वो अनवायबल हो जाए। तो आइडिया ये था कि हमारा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है दैट शुड बी रीजनेबल, और समय सीमा तय कर दी जाए जिससे कि लोगों का एक्सप्लॉटेशन जो होता था वो लोगों का एक्सप्लॉटेशन होना बंद हो जाए। एंड थर्ड, फौरी तौर पे हम लोगों का लैंड एक्वायर न करें अनलेस वी कम टू अ कंक्लूजन कि दिस लैंड इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, तभी हम अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट करें। अदरवाइज हम जो भी लैंड ओनर है उसके साथ नेगोशिएशन करके, थ्रू नेगोशिएशन हम उस लैंड को एक्वायर करें। ओके, रघुनंदन जी, दो चीज़ें, एक तो मार्केट वैल्यू या मार्केट रेट क्लैरिटी थोड़ा सा चाहूँगा, और दूसरा ये कि अभी भी कुछ जगहों पर किसान या फिर जो मैं कहूँ कि लैंड ओनर होते हैं, वो जो 70-80% का क्लॉज, उनकी सहमति, उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी उनको चाहिए। वो कहते हैं कि इसको लेकर कई बार ये कहा जाता है कि कोई 2 किसान जिनके पास 70% लैंड आता है, अगर वो उन्होंने हाँ कर दी और बाकी अगर 80 किसान और हैं उनकी असहमति है, तब भी उनको देनी पड़ती है। ये जो वो आप देखेंगे तो पूर्व 1894 एक्ट में पीपीपी प्रोजेक्ट और प्राइवेट कंपनीज को लेने का प्रावधान नहीं था। बाद में प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक, जिसमें मोर देन 5 लोगों के शेयर्स हैं, वो ले सकते हैं, इस तरह का प्रावधान था। लेकिन हमने देखा कि हमारा ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो या तो पीपीपी या प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। तो अभी हाल ही के एक्ट में इसमें एक प्रावधान किया गया है कि ऐसे कंपनी और पीपी प्रोजेक्ट्स के लिए आप ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं, भूमि अधिग्रहण, ये नए एक्ट को लेकर के। लेकिन उसमें किया गया है 80% प्राइवेट कंपनी के लिए पूर्व कंसेंट चाहिए और 70% पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये 70-80% का जो आंकड़ा है वो नंबर ऑफ फार्मर्स है, उसमें एरिया से संबंधित नहीं है, इसलिए कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को मार्जिनलाइज नहीं किया जाए, उनको भी वेटेज है, उनका शेयर है, इसलिए नंबर ऑफ फार्मर्स कितने, उसका 70% 80% है। और मार्केट वैल्यू का जहाँ तक प्रश्न है, तो मार्केट वैल्यू का जो अभी क्राइटेरिया किया है वो बड़ा रेशनल और बड़ा लॉजिकल है, और उसमें समय लगता है। ये बात सही है, जैसा कि हमारे सर ने बताया, शहरी विकास पूर्व सचिव शहरी ग्रामीण शहरी विकास विभाग ने, कि उसमें समय लगता है। लेकिन उसके बाद भी उसमें सारे फैक्टर, जिसमें इमोशनल वैल्यूज है, उसके लिए भी 100%, पहले 30% होता था, अभी 100% वैल्यू, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमोशनल वैल्यूज बढ़ी हैं, ज़मीन के प्रति लोगों का अटैचमेंट बढ़ा है, जैसे जैसे ज़मीन का छोटा होता रहा है साइज होल्डिंग का। तो अभी 100% उस पर मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर जो मार्केट के फोर्सेज के हिसाब से जहाँ पर डिमांड कम है और जहाँ मार्केट वैल्यू एक्चुअल में जो सर्किल रेट होती है, जैसा कि सर ने बताया, तो मार्केट वैल्यू से जहाँ वैल्यू लोअर डिटरमिन हो रही है, सर्किल रेट लोअर है एक्चुअल मार्केट वैल्यू से, वहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कि एक निश्चित संख्या से उसको गुणा करके उसका वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा माना गया है कि शहरी क्षेत्र में डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट वैल्यू जो है, जो सर्किल रेट के बिल्कुल लगभग आसपास होती है। ओके, पीएस राणा साहब हमारे साथ हैं, जो चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
काउंसिल से। राणा साहब, बात हो रही कि जो नया लैंड एक्विजिशन के लिए कानून बना और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी सरकार है वो बिना जो भी लैंड होल्डर है या लैंड ओनर है उनकी सहमति और साथ साथ जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है उसके साथ ही उसे लिया जाए, लेकिन क्या इंडस्ट्री को नए कानून के बाद कुछ सहूलियत मिली है या फिर आप लोगों को लैंड एक्वायर करने में पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किलें हैं? ये जो कह रहे हैं कि इसमें मुश्किलें बढ़ी हैं, मुश्किलें बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लैंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद ही एक्वायर करना चाहते हैं, जो कि होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए हमें एग्जैक्ट पता लगता है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इकोनॉमिक असेसमेंट वो प्रोजेक्ट के साथ हो जाती हैं। एक ही मुद्दा है जो अभी डिस्कस हो रहा था कि कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर्स। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, कंसेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन्स लिखा गया है और अफेक्टेड पर्सन्स में जो लैंडलेस वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसका मतलब अफेक्टेड पर्सन्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ओके। अगर एक गांव में हमें सिर्फ 1000 एकड़ लेनी है तो हमें पूरे गांव की कंसेंट लेनी पड़ेगी क्या? जो अभी अभी बात हुई कि सिर्फ हमें 80% लैंड ओनिंग की कंसेंट लेनी हो तो वो आसान हो जाएगी। लेकिन इस नए एक्ट में यही एक सबसे मेन पेचीदा है कि अफेक्टेड पर्सन्स की डेफिनेशन हमें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। बाकी इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो लैंड एक्विजिशन के बाधा करे। ओके। हाँ, जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, नेचुरली किसान को जब तक हम एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं देंगे तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहेंगे जो पिछले एक्ट में चलते रहे हैं। मैं चाहूंगा जो आपने पॉइंट रेज किया, दूसरा ये भी एक बहुत संक्षेप में सर, एक और भी जो क्लॉज दिया है कि अगर, और ये भी कहा है कि जो 5 साल के अंदर अगर हम उस लैंड का यूज नहीं करते हैं तो वो रिवर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें लैंड तभी लेनी चाहिए तब हमें उसकी ज़रूरत हो, ना कि हम उसको लेके 20-20, 30-30 साल तक खाली रखें और उसमें एनक्रोचमेंट होती रहे। क्योंकि वो एनक्रोचमेंट होने से वो पर्पस भी डिफीट हो गया, जिसकी लैंड थी उससे ले भी ली और जो जिस पर्पस के लिए लेनी थी वो हुआ भी नहीं। चलिए, आपने पॉइंट रेज किया, मैं चाहूंगा हुकुम सिंह जी इसको बताएंगे, है। क्लैरिफाई करेंगे जो अफेक्टेड पर्सन्स की बात। राणा साहब ये बहुत क्लियर है इवन डेफिनेशन में भी कि ये जो लैंड ओनिंग फार्मर्स है उनका कंसेंट लेना है। ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज नहीं है, जिसमें कि एग्रीकल्चर लेबर और आर्टिजन्स भी आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी, वो उसमें बिल्कुल एकदम क्लियर है। और आपका जो दूसरा पॉइंट है कि जो लैंड यूज 5 साल में हो जानी चाहिए, तो उसमें भी हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि जो रूल्स फ्रेम होंगे उसमें ये डिफाइन किया जाएगा कि लैंड यूज को कब यूटिलाइज माना जाएगा, लैंड यूज को कब कंप्लीट माना जाएगा। और मैंने जैसे केंद्र सरकार और यूटीज के लिए नियम बनाए हैं उसमें क्लियर कहा है कि यदि बजटरी प्रोविजन कर दिया है और पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ बजटरी प्रोविजन को आपने यूटिलाइज कर लिया तो उसको माना जाएगा कि उसका लैंड यूज हुआ है। ओके, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा सत्या, जो एक आखिरी लाइन है और उनके लिहाज से जो किसान या फिर उनकी ज़मीन, क्योंकि अभी भी ऐसी बातें आती हैं, हालांकि वो आरोप हैं, कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूं, कि उनकी अनुमति या उनकी सहमति या उन्हें बिना बताए कुछ एजेंसियों ने उनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया। मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार और कानूनी अधिकार के बावजूद इस तरह के अगर केसेस हैं तो एक लैंड होल्डर या लैंड ओनर के पास क्या विकल्प है? संवैधानिक ये फैसला अपने आप में एक नज़ीर है कि अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में जो उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है वो यूज़ किया है और इस महिला को रिलीफ दिया है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ यही नहीं, 2013 का कानून बनने के बाद, क्योंकि 2013 के कानून में कुछ ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है उसको लागू करने के बाद, उसके बाद कई ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें जो लैंड अगर यूज़ नहीं किया गया है तो उसको रिवर्ट भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तरफ जा रहे थे। पहले एकदम से प्रो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट जो भी चाहे जिसका चाहे एक्वायर कर ले अर्जेंसी क्लॉज इन्वोक करके। अभी ये है कि किसानों के फेवर में कुछ ज़्यादा हो गया है, जिससे लैंड एक्विजिशन में आम तौर पे दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ 70% या 80% की जो रिक्वायरमेंट है उसका,
या जो कंपनसेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा, आप 4 टाइम्स कह रहे हैं मार्केट रेट पहला, और दूसरा उसका 4 टाइम्स, तो कई बार जो इंडस्ट्रीज हैं जो लगाने के लिए, तो उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो ये कैलकुलेशंस के कारण इंडस्ट्री को कई बार दिक्कत होती है। इसमें मुझसे अगर पूछेंगे, मैं चाहूँगा कि इसमें एक बैलेंस कुछ होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकारें आमतौर पे इससे बचती हैं। चलिए, वक्त कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए। असल में भूमि अधिग्रहण के पुराने कानून क्या थे, यानी कि 1800 की जब हम बात करते हैं उससे आसपास की, और मौजूदा कानून कितना बदला है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया वो क्यों पहुंचा, और अनुच्छेद 300A क्या कहता है, क्या अधिकार देता है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।